जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक के सब कुछ यहां पर कवर कर रहे हैं। और ये जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश होती है, ठीक है। और ये इसका डे 15 है, ठीक है। ये 15वां दिन है। इसके पहले 14 दिन की क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ये इसका 15वां दिन है। और आप सभी को पता है कि जो SSC GD का एग्ज़ाम है ये 4 फरवरी से जो है तो ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपके लिए जीके जीएस की भी तैयारी उसी तरीके से करा रहे हैं, ताकि आप जो जीके जीएस का पोर्शन होगा, ठीक है, आप उसको बिल्कुल फाड़ कर रख दें, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके कोई दोस्त हैं, ठीक है, या फिर रिलेटिव्स हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये लिंक भेज सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वायसराय कौन था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को जो है ये स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने ये स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके समय वायसराय कौन था। तो इस समय जो वायसराय था ये था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है तो ये भारत का वायसराय था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। फिर हम बात करते हैं माउंटबेटन की, तो ये अंतिम वायसराय था, ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है। और जो वेवेल था ये माउंटबेटन के पहले वायसराय था। लॉर्ड लिनलिथगो जो है तो वायसराय था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। लॉर्ड इरविन तो आपने गांधी इरविन समझौता सुना होगा, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो जो गांधी इरविन समझौता ये गांधी जी और वायसराय इरविन के साथ में हुआ था एक दूसरे के बीच में, ठीक है। और ये इसमें जो है तो ये 11 शर्तें रखी गई थी। कितनी? 11 शर्तें इसमें जो है तो ये रखी गई थी एक दूसरे के बीच में। और इरविन के समय पर ही साइमन कमीशन भारत आया। कौन? साइमन कमीशन भारत में आया था। कहाँ? साइमन कमीशन ये 1928 में आए थे, बनकर तैयार हुआ था 1927 में, लेकिन भारत में ये 1928 में आया। इरविन के समय ही प्रथम एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था, ठीक है। और जो द्वितीय हुआ था ये 1931 में हुआ था। और इस समय जो वायसराय था ये इरविन था। फिर एक और हुआ था तो ये 1932 में हुआ था, ठीक है। तीसरा वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तीसरा वाला। हम थोड़ी महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो, ठीक है, करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया। फिर इसके अलावा अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जिनको हम महात्मा बापू और भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है इनको, ठीक है। राष्ट्रपिता भी इनको कहते हैं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आप इनके नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम आता है, ठीक है, तो एग्जाम से पहले नोट बहुत अच्छे होते हैं आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है? तो गोल्डन बॉल पुरस्कार जो दिया जाता है तो दिया जाता है फुटबॉल के लिए, ठीक है। फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ये कब? ये फीफा के टाइम पर दिया जाता है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है खिलाड़ी उसको ये दिया जाता है। और गोल्डन बॉल पुरस्कार 2 बार प्राप्त करने वाले, ठीक है, 2 बार प्राप्त करने वाले, ठीक है, 2 बार प्राप्त करता। तो ये कौन है? ये है लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी जो है तो ये एकलौते खिलाड़ी हैं जिनको गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है ये 2 बार मिला है, ठीक है, 2 बार मिला है। इनके अलावा किसी को भी गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है 2 बार नहीं मिला, ठीक है। लियोनेल मेसी तो ये कहाँ से है? तो ये अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम से ये खेलते हैं, ठीक है। और जो अर्जेंटीना है तो इसने 2022 का जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, इसको जीता था, ठीक है, किसने? अर्जेंटीना ने। और 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है। रोनाल्डो को भी ये नहीं मिला है 2 बार बल्कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अभी अविशिष्ट डैश को सौंपी गई शक्तियाँ, ठीक है। तो अविशिष्ट किसको सौंपी गई शक्तियाँ? तो ये है केंद्र को, ठीक है। तो केंद्र को सौंपी गई ये शक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक डैश से संबंधित है। तो 52वां संशोधन अधिनियम तो किससे संबंधित है? तो देखिए जो 52वां संशोधन अधिनियम हुआ था ये हुआ था 1985 में। कब? 1985 में जो है ये संशोधन हुआ था। और ये संबंधित जो है तो ये राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान है। ठीक है, दल बदल विरोधी प्रावधान है। तो दल बदल विरोधी प्रावधान होता क्या? तो जैसे समझ लीजिए दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी है। ठीक है, अब कोई कांग्रेस का नेता है, ठीक है, वो संसद में गया जीत कर, ठीक है, संसद में जीत के गया, अब वो बीजेपी उसने ज्वाइन कर ली। ठीक है, तब उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये 1985 के पहले होता था, लेकिन 1985 में जब 52वां संशोधन अधिनियम आया जिसमें राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान, तो इसके कारण जो है कि अगर आप कांग्रेस से हैं या बीजेपी से हैं, ठीक है, और आप सदस्य हैं संसद के या विधानसभा के, ठीक है, सदस्य हैं और आप उसमें जीत के गए हैं, ठीक है, और फिर आप दल बदल देते हैं तो आपकी जो सदस्यता है, ठीक है, सदस्यता दल बदलने पर आपकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। क्या? इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रावधान था 1985 वाला 52वें संशोधन में। उसके पहले जो है तो कई लोग ऐसा ही करते थे कि जो है तो ये पार्टियां बदल लेते थे, पर 1985 के बाद अब ये नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामघम महोत्सव हर 12 वर्ष में एक बार में मनाया जाता है। ठीक है, तो महामघम जिसको ममंगम भी कहते हैं, ठीक है, ममंगम महोत्सव भी कहा जाता है। तो ये कितने 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है 12 साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है तो किससे संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें जीवन का अधिकार तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार तो ये अनुच्छेद 300A में है। कहाँ पे? अनुच्छेद 300A में है। फिर हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है तो ये 32 से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो है तो ये अनुच्छेद 360 से संबंधित है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 को है तो इसको हृदय, हार्ट एंड सोल कहा गया। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हृदय और सोल जो है, सोल, ठीक है, हृदय और सोल, तो हृदय और सोल, ठीक है, यानी हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, B.R. अम्बेडकर। तो जो भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर ने जो है तो अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। किसको? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। फिर यहाँ पर मैंने संपत्ति का अधिकार बताया था कि संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 300A में। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 300 में है तो ये कब? तो देखिए 44वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 में। ठीक है, तो 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत जो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के बाद इसको मौलिक अधिकार की सूची से जो है तो ये हटा दिया गया। और ये जो है जब ये मौलिक अधिकार तो ये अनुच्छेद 31 में आता था। ठीक है, अनुच्छेद 31 में आता था, लेकिन जब 44वां संशोधन अधिनियम 1978 आया उसके बाद जो है तो ये जो है तो अनुच्छेद 300A में आ गया, भाग 12 में। ठीक है, भाग 12 में। और आज के टाइम पर जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारा जो संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है संपत्ति का अधिकार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पूछा गया कि इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड में जो है तो इसका हेडक्वार्टर। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज होते हैं तो कितने जज? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है तो ये कितने? 15 जज होते हैं। कितने? 15 जज होते हैं। और जो हर जज का जो टर्म होता है, ठीक है, इनका टर्म की अगर हम बात करें
तो इनका जो टर्म होता है, तो हर जज का एक टर्म होता है 9 साल, ठीक है। 9 साल का इनका टर्म होता है। कितने? 9 साल का टर्म होता है। यानी एक जज जो है तो ये 9 साल तक वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, वहाँ पर जज रह सकता है। और एक देश से सिर्फ एक ही जज हो सकता है, एक देश से 2 जज नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी, ठीक है। थोड़ी वहाँ पर वॉइस ज़्यादा आ रही है, ठीक है। चलिए, तो वॉइस को आप इग्नोर करेंगे। तो भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो किस गवर्नर जनरल के टाइम पर रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो देखिए, जो भारत में पहली बार रेलवे लाइन चली थी कब? ये 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। 1853 जो है तो ये स्टार्ट की गई थी। 1853 में 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट की गई थी। ये जो है तो ये 34 किलोमीटर चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर चली थी ये रेलगाड़ी। कहाँ से कहाँ तक ये चली थी? बोरी बंदर बम्बई से थाने के बीच में ही चली, ठीक है। बोरीबंदर बम्बई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 को ये स्टार्ट हुई थी। अब ये पूछा गया कि किसके शासनकाल में स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड माउंट डलहौजी जो है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसके टाइम पर इसकी स्टार्ट की गई थी। और जो डलहौजी है ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। ये 1848 से लेकर 1856 तक जो है तो ये भारत के गवर्नर जनरल रहे डलहौजी, ठीक है। ये भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक इसको कहा जाता है। क्या? भारतीय रेलवे का जनक इसको कहा जाता है। और डलहौजी जिसने हड़प नीति यानी व्यपगत का सिद्धांत जो है तो इसको अपनाया, ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत जो है तो इसको अपनाया था, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। अगर हम बात करें कर्जन की, ठीक है, तो कर्जन जिसने 1905 में बंगाल विभाजन करवाया, ठीक है, बंगाल विभाजन करवाया, बंगाल विभाजन इसने करवाया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, यानी वायसराय कर्जन बंगाल विभाजन करवाया था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे ये भारत का, ठीक है। और लॉर्ड लिटन ये सबसे क्रूर वायसराय। तो सबसे क्रूर वायसराय था कौन? ये था लिटन, ठीक है। और जो लिटन था तो इसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आया, ठीक है, प्रेस एक्ट लेकर आया। कब लेकर आया था ये एक्ट? ये 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने लागू किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि अगर आप जो है कोई पत्रिका चलवाते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर आप छापते हैं, तो उसमें आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है तो ये बुराइयां नहीं छापते, ठीक है। अगर आप वो छापते थे तो आपको जेल हो जाती थी या वो पत्रिका बंद करवा दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत तो आता है चीनी का कारखाना, ठीक है। चीनी का कारखाना जो है तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो बैंकिंग एंड परिवहन है, ठीक है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आती है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध त्योहार सौगक्रांत, ठीक है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो जो सौगक्रांत त्योहार है तो ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये बौद्ध धर्म के मानने वाले जो है तो इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो उस्ताद अल्लाह रखा खान थे, ठीक है, तो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बजाते थे तबला, ठीक है, तबला बजाते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पर? ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? कोणार्क उड़ीसा, जिसको ओडिशा हम कहते हैं, ठीक है, ओडिशा, यहाँ पर ये स्थित है। जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या? ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है। और ये बनवाया किसने था? तो ये गंग वंश के राजा थे, ठीक है, ये नरसिंहदेव प्रथम, ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम जो कि पूर्वी गंगा वंश के, ठीक है, गंगा
वंश के राजा थे, इन्होंने ये बनवाया था सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, और ये कहाँ, ओडिशा में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना का जो किस क्रांति, नीली क्रांति का जो स्टार्ट हुई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये पूछा गया है। तो जो नीली क्रांति, अगर हम बात करें नीली क्रांति, तो इसके जो नीली क्रांति के जनक कौन है, तो ये हैं अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। ठीक है, हीरालाल चौधरी। तो जो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी हैं, तो ये नीली क्रांति की जनक है। भारत में नीली क्रांति जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है तो 1985 से लेकर 1990 तक चली। फिर हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है तो ये कब से कब तक चली, तो ये 1980 से लेकर 1985 तक चली। ठीक है, 1980 से 85 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना तो ये 1992 से लेकर 1997 तक चली। और 5वीं पंचवर्षीय योजना तो ये चली 1974 से लेकर 1978 तक। और ये ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 साल चली। कितने साल? 4 साल चली थी ये पंचवर्षीय योजना। अब ये पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का जो विचार है, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था, तो ये एडॉप्टेड किया गया था कहाँ से, ये किया गया था सोवियत संघ से। कहाँ? सोवियत संघ यानी रूस से जो है ये इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसका विचार पंचवर्षीय योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव की विधि है, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है इसको, तो इसको जो लिया गया है तो ये लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से ये लिया गया है। अगर हम बात करें आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है तो ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से कौन सा विचार लिया गया, तो ये संविधान में संशोधन। ठीक है, संविधान में संशोधन, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से किसका विचार लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जो विचार है तो ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? ठीक है, तो कोशिका भित्ति पौधे की किससे, तो ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एटाई रोग किसके कारण होता है, तो एटाई रोग जो है तो ये कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ है या राज्य क्षेत्र सबसे अधिक साक्षर है? ठीक है, अगर बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो सबसे साक्षर राज्य है यानी जिसकी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, तो राज्यों में आता है केरल का नाम। ठीक है, केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है राज्यों में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे साक्षरता दर वाला है यह है लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। अब लेकिन ना तो यहाँ पर दिया है लक्षद्वीप और ना दिया है केरल, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो देखिए हम इनकी सबकी प्रतिशत मात्रा जानते हैं। तो गोवा की जो साक्षरता दर है तो यह है 88.70। ठीक है, 88.70%। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी जो साक्षरता दर है यह है 80.33%। फिर हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की है 86.43%। एंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है तो यह 86.27%। ठीक है, तो ये है। तो अब आपको निम्नलिखित में से बताना है कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा राज्य है केंद्र शासित, तो यह है गोवा। ठीक है, तो गोवा जो है तो इन ऑप्शन के हिसाब से भारत का सबसे साक्षर राज्य है। ठीक है, अगर देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो केरल का, जैसा कि मैंने बताया, और लक्षद्वीप में और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप और राज्यों में केरल। अब यही पूछा जाता है कि सबसे कम साक्षरता दर। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता दर अगर राज्यों की पूछे जाते तो ये राज्यों में आ जाता है क्या, बिहार। और अगर सबसे कम साक्षरता दर पूछे जाता किस में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में आता ये दमन और दीप एंड दादर और नगर हवेली। ठीक है, दादर और नगर हवेली जिसकी साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, और दादर नगर हवेली और दमन दीप को 2019 में एक किया गया था। ठीक है, एक किया गया था, तो याद रखेंगे।
तो ऑप्शन के हिसाब से गोवा की जो साक्षरता दर है ये सबसे ज़्यादा है, और अगर गोवा केरल दिया होता तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की, और अगर केंद्र शासित की पूछा जाता है तो लक्षद्वीप की, और सबसे कम तो सबसे कम बिहार में साक्षरता दर है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है दमन दीव और दादर और नगर हवेली की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं, ठीक है, तो साधारण हलवाओं को के नाम से जाना जाता था, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था उजावर के नाम से जाना जाता था साधारण हलवाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, ठीक है, तो किससे पहले जो है, तो भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, तो ये 1921 से पहले, ठीक है, 1921 से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो ऑन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फॉलो ऑन जो है तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, किससे, क्रिकेट से संबंधित है। और आपको पता होगा कि अभी जैसा कि गावा में टेस्ट चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, किसका चल रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये ड्रॉ हो गया, क्या ड्रॉ हो गया। तो आपको पता होगा कि जब आपने देखा होगा कि ड्रेसिंग रूम की तरफ अगर आप मैच देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि ड्रेसिंग रूम में जब उसने आकाशदीप ने 6 मारा तो वो कितने खुश हुए थे, तो खुश इसलिए हुए थे क्योंकि जो फॉलो ऑन है, ठीक है, तो ये जो इंडिया है ये फॉलो ऑन से बच गई थी, ठीक है, तो इसलिए वो खुश थे। तो फॉलो ऑन जो है तो किससे, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC GD 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।